हमारा जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो था एक्सरसाइज में वो हमने एग्जाम्पल 8 तक देखा था। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन 9 हमारा न्यूमेरिकल्स। अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस Q that is 2.5 into 10⁻⁷ coulomb and QB that is minus 2.5 into 10⁻⁷ coulomb located at points A, उसके ऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। ये है यहाँ पर 0 0 माइनस 50 सेंटीमीटर और ये है 0 0 प्लस 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो है जेड की वैल्यू है, जेड कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। तो ये जो ए वाला चार्ज है, दोनों की एक्चुअली देखिए चार्ज की वैल्यू भी सेम है। ए वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव साइड में -50 सेंटीमीटर जेड एक्सिस ऊपर है और बी वाला जो चार्ज है वो +15 सेंटीमीटर पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर है। तो यहाँ पर हम ये जो फिगर है उसको देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उसके जो परपेंडिकुलर है वो जेड एक्सिस हमारी बन जाती है। ओके, तो अब ये वो जेड एक्सिस है, उसके ऊपर यहाँ पर -50 सेंटीमीटर जो है वहाँ पर हमारा जो है क्यू ए चार्ज पॉजिटिव वाला चार्ज है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव वाला चार्ज है। तो ये सेम वैल्यू के दोनों चार्जेस है, इसलिए ये हमारे डायपोल बनाते हैं। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमारा टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू का पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसका एडिशन करो तो जीरो हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमारा इक्वेशन है डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है वो 2a इंटू क्यू। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा ओरिजिन से शुरू करें तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड में है, मतलब हमारा डिस्टेंस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है और इस तरफ भी 15 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल 30 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में है। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा इनटू हमारा क्यू की जो वैल्यू है, इसलिए ये तो आसान है एकदम। तो क्यू की वैल्यू हमारी 2.5 इंटू 10⁻⁷, दोनों चार्जेस में कोई भी एक चार्जेस की वैल्यू हम ले लें चार्ज की और मीटर में हम डिस्टेंस रख दें तो 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर एलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, वो डिटरमाइन करते हैं। तो जो हमारी डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो हमारी यहाँ पर डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, तो नेगेटिव एक्सिस जो है उसकी डायरेक्शन में होगी। चलो क्वेश्चन 10 न्यूमेरिकल हमारा। An electric dipole with dipole moment 4 into 10⁻⁹ coulomb is aligned at 30 degree with direction of uniform electric field of magnitude given. Calculate the magnitude of torque acting on dipole. तो ये जो डायपोल है हमारा वो सिंपली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर यहाँ पर 30 डिग्री से इस तरह से हमारा डायपोल अलाइन हुआ है। ओके, और हमें फाइंड करना है, क्या कहा हमने यहाँ पर, टॉर्क। तो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। यहाँ पर वैल्यू हमें रखनी है और हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी, ये हम कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे। ये डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है, साइन थीटा में साइन 30 आ जाएगा। तो पी ई की वैल्यू एंड देन साइन 30, तो एकदम आसान है। चलो, पॉलीथीन पीस रब विथ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3 into 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच एंड इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ओके, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलीथीन पीस रब विथ वूल, वूल के साथ पॉलीथीन जो है वो हम रब करने वाले हैं, तो इतना चार्ज जो है वो मतलब नेगेटिव चार्ज जो है हमें मिलता है। तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये समझने के लिए मैंने वो प्लास्टिक का एग्जांपल दिया था आपको। जब आप प्लास्टिक है उसको वूल के साथ, वूल का जो क्लॉथ है उसके साथ रब करोगे
तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टिक का जो भी मटेरियल होगा, कॉम्ब होगा और रोड होगा, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वूल है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और प्लास्टिक है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। सिमिलरली यहाँ प्लास्टिक की जगह यहाँ पर हमें दिया गया है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गए और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो भी हमें फाइंड करना है। तो हमेशा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करो, तो हमारा Q इज इक्वल टू एन वाला जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो एन है दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज वी हैव Q, द चार्ज दैट वी हैव Q बाय E, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। Q हमारा चार्ज कितना है, तो वो 3 इंटू 10⁻⁷। तो चार्ज हमारा है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम बाय E की वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻90। तो बाय सॉल्विंग दिस नंबर वी गेट 1.875 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन है वो वूल से जाकर पॉलीथीन में जाए। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन इज, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो देन, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? एब्सोल्युटली। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे वूल से, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कोई ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर पॉलीथीन में जाएंगे तो मास भी इसका इंक्रीज होगा, बट स्लाइटली इंक्रीज होगा। वो प्रैक्टिकली हम नहीं जान सकते, बट थियरिटिकली यस, मास विल बी ट्रांसफर्ड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यस। ओके ओके, मास कितना है वो भी यहाँ पर फाइंड करना है। इज देयर अ ट्रांसफर? ओके, यस ही आंसर लिखना है। कितना मास ट्रांसफ़र होगा वो तो क्या करेंगे हम, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस वन, उसको इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, यहाँ पर गलती है, 31 किलोग्राम। ओके, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना मास है वो पता चल जाएगा कि ट्रांसफ़र कितना हुआ है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। Two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by the distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ kilo? The radii of A and B are negligible compared to the distance of the separation. तो यहाँ पर तो सिंपली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और यहाँ पर हमें चार्ज दिया गया है, तो हमें सिंपली यहाँ पर F इजिकल टू Q²/R² इक्वेशन यूज़ करके सीधा कैलकुलेशन ही करना है। तो यहाँ पर सीधा आप इक्वेशन यूज़ करेंगे। F इजिकल टू, दोनों पर सेम चार्ज है इसलिए Q1 Q2 नहीं लिखेंगे बट K⁵/R² लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू लिखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻²। और ये जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल देन अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ? अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई दोनों स्फीयर है उसमें चार्ज हम डबल कर दें और जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दें, तो कितना आंसर आएगा? तो सिंपली ये जो इक्वेशन है उसमें ये हमारा जो इक्वेशन है एक्चुअल फोर्स का, F इज इक्वल टू K⁵/R²। ये जो इक्वेशन है उसमें अगर मैं चार्ज डबल कर दूँ तो हो जाएगा 2K⁵, इस तरह से हो जाएगा। और डिस्टेंस में हाफ कर दूँ तो बाय 2² इस तरह से हो जाएगा। एंड देन ये हो जाएगा 2² दैट इज़ 4K³ बाय R² बाय 4 विल गेट मल्टीप्लाई विद द 4, सो डिनोमिनेटर में जाएगा दैट इज 16,
सॉरी स्क्वायर रहा पड़ेगा 16 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसकी जगह हमारा एक्चुअल जो फोर्स था वो लिखना है, तो 60 टाइम्स हमारा एक्चुअल फोर्स मतलब जो पहले था वो हमारा आंसर था वो 1.52 वो वाला हो जाएगा। 1.52 इंटू 10⁻², वो लिखना है इंटू 10⁻², एंड देन यू विल हैव योर आंसर। तो यहाँ पर 60 टाइम्स 1.52 इंटू 10⁻² हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी विल सॉल्व दिस। चलो क्वेश्चन 13 जो है, सपोज द स्फीयर ए इन बीइंग क्वेश्चन 12 हैव आइडेंटिकल साइज, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज brought in contact with the first and then brought in contact with the second, finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो इसके लिए हम एक फिगर से समझ लें इस बात को कि हमारे जो दोनों स्फीयर्स थे वो आइडेंटिकल साइज के, ओके, उसकी साइज सेम है, और एक थर्ड स्फीयर जो है वो अनचार्ज्ड है, वो भी सेम साइज का है। इनिशियली अगर हम सोच ले कि भाई ये जो हमारा स्फीयर था ए बी और नया हम लाने वाले हैं सी, इनिशियली हम सोच दें कि दोनों पर हमारा क्यू चार्ज है, ओके। और यहाँ पर बताया गया है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम बट अनचार्ज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, पहले एक के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, देन बॉट कांटेक्ट विद द सेकंड, फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। तो नया फोर्स कितना होगा? चलो दोस्तों, अगर इसके साथ हम कांटेक्ट में लाएंगे तो इसमें जो टोटल चार्ज है उसका हाफ दोनों के पास आएगा। अब पूरी सिस्टम में इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसका आधा चार्ज जो है इसमें आएगा, हैंस ये चार्ज बन जाएगा Q/2 और इसके ऊपर आएगा Q/2, ओके। आधा चार्ज हाफ हो गया यहाँ पर। देन इसका हम कांटेक्ट यहाँ से निकाल देंगे और कांटेक्ट में लाएंगे बी के साथ, तो फिर ये सिस्टम में जो टोटल चार्ज है उसका हाफ दोनों पर आएगा। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है? Q एंड Q/2, तो मैं लिखूँगा Q प्लस Q/2, ये टोटल चार्ज जो है उसका हाफ मतलब /2, ये दोनों स्फीयर पर आएगा, ओके। जैसे कि एक में पानी 1 लीटर है, एक में पानी ½ लीटर है, और दोनों सेम टैंक है और उसको कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल है उसका हाफ पानी आएंगे ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा Q प्लस Q/2, दैट इज Q/2, तो ये हो जाएगा 3Q/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q/4 और यहाँ पर हो जाएगा 3Q/4। अब ये जो C है उसको रिमूव करना है। अब नया फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है। तो अब ये C को तो यहाँ से रिमूव कर दे हम। अब वही डिस्टेंस के लिए कितना फोर्स होगा, तो F इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली हमें K की वैल्यू लिखनी है। एक चार्ज हमारा है Q/2, दूसरा चार्ज हमारा है 3Q/4 बाय r²। तो ये हो जाएगा 3K Q दैट इज Q² 4 2, दोनों डिवीजन में आएंगे मल्टीप्लाई होके, 4 इंटू 2 8 r²। अब ये जो आंसर है तो हमें पता है 1.52 इंटू 10⁻⁷ वो लिखना है, तो वो आंसर तो हमें पता है। तो चलो वो आंसर हम लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5.7 इंटू 10⁻�3। तो जो Q²/r² है ना, ये आंसर तो हमने आगे फाइंड किया था, ओके। यहाँ पर हमने फाइंड किया था Q²/r², तो वो 1.52 इंटू 10⁻², वो यहाँ पर लिख देंगे। इसकी जगह Q²/r² की जगह उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से, देन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ऑलरेडी हमने वो आंसर फाइंड किया है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे।
ओके, तो ये हो जाएगा। चलो, तो ये आगे के जो है ये तो काफ़ी इजी है, तो आपको आसानी रहेंगी। क्वेश्चन 14, फिगर 1.33 shows track of three charge particle in uniform electrostatic field. Give the sign of three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? तो यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई। ये फिगर जो है इसको पहले हम समझ लें। तो इस फिगर में दो प्लेट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और उसमें तीन पार्टिकल यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है इसकी एक्चुअली फिगर हमें देखनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारी बुक में ये फिगर दी गई है। ओके, और यहाँ पर तीन पार्टिकल हैं, 1 2 3। तो एक पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, देन ये भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, और ये जो थर्ड पार्टिकल है नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सिंपली जो नेगेटिव प्लेट की और अट्रैक्ट होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि अट्रैक्शन वो अनलाइक चार्जेस में होता है। अब ये पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि पार्टिकल 1 2 बोथ मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड रिपेल अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, हैंस दोज टू पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों है वो नेगेटिवली चार्ज है, जैसे मैंने बताया, और जैसे मैंने बताया इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। देन the charge to mass ratio is directly proportional to the displacement or amount of deflection for a given velocity. Since the deflection of particle 3 is maximum, it has highest charge to mass ratio. अब चार्ज टू मास रेशियो क्या है? चार्ज टू मास रेशियो ओके, वो बताता है कि अगर ज़्यादा चार्ज है, कम मास और ज़्यादा चार्ज, तो चार्ज की वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो तीन पार्टिकल, इसमें ज़्यादा एट्रैक्शन अगर थर्ड पार्टिकल का है, एक्चुअली हम यहाँ पर फिगर में श्योर नहीं कह सकते। बाकी अगर आपको कोई फिगर दी जाए और आपको बताया जाए कि भाई इसमें से पार्टिकल में चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करो, चलो समझो कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो डिफ्लेक्शन एकदम आसानी से इस तरह से समझो कि इसका डिफ्लेक्शन इस तरह से है पार्टिकल 1, और इसका डिफ्लेक्शन इस तरह से। तो ये डिफ्लेक्शन में हम तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो है वो एग्जैक्टली 1 और 3 का टाइम लग रहा है। ओके, बाकी अगर जो सोचे तो ये थोड़ा ज़्यादा है 3 का, इसलिए फॉर नाउ मैंने यहाँ पर बताया वो कि भाई डिफ्लेक्शन जिसका ज़्यादा हो उसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज़्यादा होगा। और अगर आपको बताया जाए कि कोई पार्टिकल सीधा जा रहा है तो उसका साइन क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा, इसलिए वो न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो ऐसे पार्टिकल होंगे। अगर कोई पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वो चार्ज लेस है और मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूट्रॉन है। चलो, तो क्वेश्चन 50 से लेकर अब चलो यहाँ तक 24 तक है। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और सिंपल जो क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे।